हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्टार्ट कर रखे हैं प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला चैप्टर था उसको हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। इसके अंदर से हमने स्टार्टिंग वाला कुछ पोर्शन था वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वाटर पोटेंशियल यानी कि जल विभव से। ओके, तो एनसीईआरटी को समझने से पहले हमारा वही एक क्राइटेरिया रहने वाला है कि हम लोग किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैंक पेज के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है, साथ साथ नोट्स को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को रीडिंग लगाएंगे ताकि अपने माइंड के अंदर कंप्लीट एनसीईआरटी सेट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो ब्लैंक पेज के ऊपर आप लोगों को मैं पहले ये वाटर पोटेंशियल एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, हर एक चीज़ें देखने वाले हैं इसके अंदर, और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की रीडिंग लगाने वाले हैं। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं वाटर पोटेंशियल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं साई डब्ल्यू से। सारी बातें हम लोग पहले समझेंगे, अच्छे से कवर अप करेंगे, नोट्स को अच्छे से रीड आउट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का रीडिंग लगाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को रीड करेंगे। वाटर पोटेंशियल जो संकल्पना थी वो स्टेलियर और टेलर ने दिया था। इतना कुछ खास नहीं है नाम, लेकिन फिर भी आप लोग याद रख सकते हो। अब समझना ये वाटर पोटेंशियल है क्या है, तो एक कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको क्लियर करते हैं। मान लो इसके अंदर बीकर में हमने प्योर वाटर ले रखा है, शुद्ध जल ले रखा है। ओके, शुद्ध जल हमने इसके अंदर भर रखा है, ठीक है। अब इस शुद्ध जल के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इस वाटर की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम है, सब सर्वाधिक है। यानी कहे कि इनके अंदर जो फ्री एनर्जी होती है पानी के अणुओं के पास वो मैक्सिमम है। ओके, हमने क्या किया, इस बीकर के अंदर अब सॉलिड पार्टिकल्स ऐड करना स्टार्ट कर दिया। मान लो मैं इसके अंदर NaCl मिक्स कर रहा हूं, तो पहले काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर मैक्सिमम थी। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स ऐड कर दिए तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल बोलते हैं। बच्चों याद रखना, इसी डिक्रीजिंग जो इसी कमी होती है, इसी डेफिशिएंट जो होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल विभव या फिर वाटर पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं। तो याद रखना, विलायक की जो मुक्त ऊर्जा होती है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गतिज ऊर्जा बोल रहे हैं, वो मैक्सिमम होती है। तो विलायक के अंदर जैसे हमने विलेय पदार्थ यानी सॉलिड पार्टिकल्स इसके अंदर ऐड कर दिए, तो अब इस विलायक की फ्री एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। और इसी कम जो एनर्जी आती है, इसी जो एनर्जी में कमी आती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सॉल्यूशन की क्या बोलेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन बन गया ना, NaCl हमने सॉलिड मिक्स कर दिया, सॉल्वेंट पहले से था हमारे पास, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल यानी कि जल विभव कहते हैं। तो एक फंडा तो अपने क्लियर हो गया होगा कि जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल जो होता है उसका काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी इसके पास फ्री एनर्जी जो होती है वो सर्वाधिक होती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल बोलते हैं, यानी कि जल विभव बोलते हैं। तो जल विभव भी किसका सर्वाधिक हो जाएगा, इस प्योर वाटर का जल विभव भी क्या हो जाता है, सर्वाधिक हो जाता है, सर्वाधिक। याद रखना, जल विभव किसका सबसे ज़्यादा होता है, प्योर वाटर का सबसे ज़्यादा होता है। पॉइंट क्लियर हो इतना, ठीक है। सेकंड थिंग बात करते हैं, प्योर वाटर का सर्वाधिक होता है, लेकिन हम इसको मानते कितने हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो एक मानक ताप पर बात करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो वो कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। याद रखना इसको, कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो वाटर पोटेंशियल जो होता है वो मानक ताप पर कितना मानते हैं हम लोग, 0 मानते हैं, जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। ऑब्वियस सी बात है, इस प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम है, और वो कितना होता है, 0 होता है। जैसे हमने इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स ऐड कर दिए, यानी क्या बना दिया, इसका हमने सॉल्यूशन बना दिया। क्या बना दिया, इसका हमने सॉल्यूशन बना दिया, तो इसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो किस में आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम ही हमने 0 मान रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होकर किस में आ जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो एक लाइन आपने सुनी होगी कि शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है, मैक्सिमम यानी कि सर्वाधिक होता है, जो कितना होता है, 0 होता है। एक चीज लाइन और सुनी होगी आपने कि विलियन का जल विभव हमेशा नेगेटिव होता है। विलियन का जल विभव हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि विलायक जो होता है, शुद्ध विलायक, उसका 0 होता है। जैसे हमने सॉलिड पार्टिकल्स इसमें ऐड कर दिया, देखो यहाँ से सॉलिड पार्टिकल जैसे हमने इसके अंदर ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, विलियन बन गया। तो विलियन का जल विभव क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ इतना, ठीक है। सारे पॉइंट अच्छे से कवर करना, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी को रीडिंग लगाएंगे। देखना बहुत ही ईजी लगेगी हम लोगों को एनसीईआरटी, और अच्छे से समझ में भी वो आ जाएगी।
ये पॉइंट क्लियर हो गया इतना? ठीक है। इसको डिनोट हम लोग करते हैं साई से। साई जो होती है बच्चों याद रखना, इससे हम लोग कौन सी यूनिट के अंदर व्यक्त किया जाता है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ सकता है। कौन सी यूनिट के अंदर हम इसको व्यक्त करते हैं। देखो बात तो कर रहे हैं हम यहाँ पर फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम लोग यूनिट अगर देखें इसकी, यानी इसका जो मेजरमेंट यूनिट जो होता है वो क्या होता है याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं पास्कल, यानी कि प्रेशर की यूनिट होती है। प्रेशर के अंदर हम इसको मापते हैं। इसके अंदर बात तो कर रहे हैं एनर्जी की, फ्री एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, लेकिन इसका जो मापन होता है, इसको जो हम लोग व्यक्त करते हैं कौन सी इकाई के अंदर व्यक्त करते हैं याद रखना, दाब की इकाई होती है जिसको पास्कल बोलते हैं, उसके अंदर हम इसको व्यक्त किया जाता है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना। सारे पॉइंट क्लियर हो गए ना? ओके। अब बात करते हैं ये जो वाटर पोटेंशियल की बात करें तो इसके अंदर जो हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड किया है, मान लो ये प्योर वाटर है, इसके अंदर इसमें जैसे जैसे हमने सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड किया है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें क्या आ गया, कमी आ गई। गतिज ऊर्जा में क्या आ गई, अभी कमी आ गई है। बच्चों याद रखना, ध्यान से सुना इस चीज़ को, गतिज ऊर्जा में क्या आ गई, कमी आ गई। अब इसी कमी का जो परिणाम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विलेय विभव। यानी कि इस विलयन के अंदर जो सॉल्यूट होते हैं उनके द्वारा जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय विभव बोलते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं साई एस से। किसे डिनोट करते हैं हम लोग इसको, साई एस, यानी कि सॉल्यूट पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सॉल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, पॉइंट क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं फिर से आपको ये रीडिंग लगा के बता रहा हूँ। कुछ विलेय, कुछ या सॉल्यूट जो होते हैं वो शुद्ध जल में घोले जाते हैं, जैसे घोल दिया इसके अंदर, ठीक है। तो घोल के अंदर जो मुक्त पानी होता है, यानी जो फ्री एनर्जी होता है वाटर की, वो कम हो जाता है और इस मुक्त जल की सांद्रता घट जाती है। जो फ्री एनर्जी होती है पानी की वो कमी आ जाती है, क्योंकि पानी की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम हो गई। कि अब क्या मिल गया इसके अंदर, सॉल्यूट आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो जल विभव भी क्या हो जाता है इस कंडीशन के अंदर, कम हो जाएगा। जैसे कि क्योंकि ये विलयन बन गया तो ऑब्वियस सी बात है इसका जल विभव क्या हो जाएगा, कम हो गया। इसलिए सभी विलयन के अंदर, सभी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव क्या होता है, कम ही होता है। क्योंकि जैसे विलयन बनेगा उसमें विलायक आ जाएंगे, विलयन बनेगा उसमें विलेय आ जाएंगे और वो विलेय क्या करेंगे, इसकी फ्री एनर्जी को कम कर देंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी को कम कर देंगे, जिससे होता क्या है, साई डब्ल्यू जो होता है वो कम हो जाता है। इस निम्नता का जो परिणाम होता है एक विलेय के द्रवीकरण के कारण हो रहा है। तो इसी कमी का जो कारण होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं, विलेय विभव बोलते हैं। अब ये जो विलेय विभव होता है याद रखना, ये किसके इक्वल होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। और ये कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ये भी क्या होता है, ये ऑलवेज नेगेटिव होता है। होता तो देखो मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो ओपी के इक्वल होता है, लेकिन अगर अपन इसका साइन की बात करें तो ये कैसा होता है, ये नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है इसका मान। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? ओके। एक चीज़ और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल साई डब्ल्यू। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्रेशर पोटेंशियल यानी कि साई डब्ल्यू बोलते हैं। दाब विभव इसको हिंदी में बोलते हैं। तो दाब विभव जो होता है वो ट्रेडर प्रेशर के इक्वल होता है। याद रखना, सीधा सीधा दाब विभव किसके इक्वल होता है, ट्रेडर प्रेशर के इक्वल होता है। और ये धनात्मक ही होता है, ये ऋणात्मक नहीं होता है। जैसे से जितना ज़्यादा दाब लगाओगे प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ेगा और जो वाटर पोटेंशियल होता है वो उतना ही ज़्यादा हो जाता है। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा दाब लगाओगे तो वाटर पोटेंशियल का मान उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। हमने 3 यूनिट इसके अंदर देखी है, 3 बातें हम लोगों ने देखी है। एक तो साई डब्ल्यू क्या होता है, एक साई एस क्या होता है और एक साई पी क्या होता है। 3 चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखी है और तीनों के अंदर से एक फॉर्मूला निकल के आता है जो हम लोगों को डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है अपना साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। डायरेक्टली याद रखना है इसको, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। साई डब्ल्यू जो होता है उसको हम लोग जल विभव बोलते हैं, साई एस जो होता है उसको हम लोग विलेय विभव बोलते हैं और साई पी जो होता है उसको हम लोग दाब विभव बोलते हैं। साई डब्ल्यू जो होता है वो इक्वल होता है माइनस डी पी डी के, क्योंकि ये नेगेटिव यूनिट होती है तो माइनस डी पी डी हमने बोल दिया इसका सीधा सीधा ही। ठीक है, सॉलिड पोटेंशियल की बात करें तो वैसे तो ये नेगेटिव होता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि जैसे विलेय इसके अंदर मिलाते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। जितना ज़्यादा इसके अंदर सॉलिड मिलाओगे तो ये नेगेटिवली चला जाएगा।
और इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बराबर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के, याद रखना किसके बराबर होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। वही अगर बात करें दाब विभव, तो दाब विभव जो होता है वो इक्वल होता है टीपी यानी ट्रेडर प्रेशर के बराबर होता है। पॉइंट क्लियर हो गया इतना? ओके, चलिए इसके ऊपर एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, मान लो ये अपने पास एक सिस्टम बनाते हैं जिसके अंदर 2 कोशिकाएं हैं, 2 सेल हैं, ठीक है, और इसके अंदर भरा हुआ है सॉल्यूशन है यानी कि सॉल्वेंट यानी पानी है, और H2O है इसके अंदर, और सॉल्यूट है, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा ये अपने पास सेल है यानी ये कोशिका A है, ये कोशिका B है। इसके अंदर भी क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, वाटर है, और इसमें भी क्या है, सॉल्यूट है यानी कि ये भी क्या है, सॉल्यूशन है। तो विलियन A और विलियन B हमारे पास है, और दोनों को सेपरेट कर रखा है एक मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा इसको डिवाइड कर रखा है। इसके अंदर अगर बात करूँ, OP का मान दे रखा है अपन को, सपोज करना वो है 10, और TP ट्रेडर प्रेशर का मान दे रखा है 5। इसके अंदर B वाले में OP का मान दे रखा है हमको 15, और TP यानी ट्रेडर प्रेशर का मान हमको दे रखा है 5। ओके, चलो इसको 10 ले लेते हैं। ओके, इसको हम लोग 10 ले लेते हैं। तो हमको पूछा है कि जो पानी का मूवमेंट होता है, वाटर का जो गति होता है, वाटर के जो मूवमेंट होता है वो किधर से किधर जाएगा, ये हमको पूछा है। यानी वो A से B जाएगा या फिर B से A जाएगा। तो ये डिपेंड करता है साई W के ऊपर। तो पहले साई W हम इसका निकाल लेते हैं। ध्यान से देखना, साई W क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर पानी की मात्रा सर्वाधिक होगी साई W उसके अंदर उतना ही ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा पानी जो होगा वो कम पानी की तरफ मूव करता है। ऑस्मोस प्रासरण के अंदर हमने यही पढ़ा है, ठीक है, ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं पानी के। जिधर सिस्टम में पानी ज़्यादा होगा उधर से कम पानी की तरफ वो पानी के पार्टिकल होते हैं, जल के जो पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं। तो साई W का वैल्यू भी जो होता है, जिसके अंदर जो पानी की गति होती है, वो हायर साई W से लोअर साई W की तरफ मूव करेंगे। ऑब्वियस सी बात है। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, तो साई W यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। देखना, साई W इक्वल टू क्या होता है, साई S प्लस साई P होता है। साई S किसके इक्वल होता है, OP के इक्वल। OP का वैल्यू कितना है, 10 दे रखा है, लेकिन होता है किसमें, ये नेगेटिव में होता है। प्लस प्रेशर पोटेंशियल की बात करें तो ये TP के इक्वल होता है, और TP की वैल्यू कितनी होती है, 5। हालांकि ये पॉजिटिव में होता है, तो इसकी वैल्यू निकल के आई, कितनी आ गई, -5 साई W निकल के आ गया, -5। चलो B वाले की बात करते हैं। OP की वैल्यू कितनी हो गई, 15 है, हालांकि इसमें है ये नेगेटिव में है। प्लस ट्रेडर प्रेशर किसके इक्वल होता है, साई P के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो साई W की जो वैल्यू होती है वो दोनों के अंदर इक्वल है, -5, यानी कि इन दोनों के अंदर जो प्रासरणता होती है, ऑस्मोलैरिटी जो है वो इक्वल बनी हुई है। इसलिए पानी के जो पार्टिकल होंगे वो किधर भी मूव नहीं करेंगे, इधर वाले इधर रहेंगे और इधर वाले इधर रहेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया इतना? ठीक है, चलिए एक और लेते हैं अपन इसके अंदर क्वेश्चन। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज करना ये एक सेल है, कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है। ओके, इसके अंदर मैं बात करूं तो साई S लेते हैं, इसके अंदर -30 दे रखा है, और ट्रेडर प्रेशर इसके अंदर दे रखा है, मान लेते हैं 5 दे रखा है। कॉन्सेप्ट को समझे, जैसा भी क्वेश्चन होगा आप उसको बना पाओगे अच्छे से। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर सॉलिड पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग लेते हैं -15 लेते हैं, और इसमें ट्रेडर प्रेशर की वैल्यू हम लोग लेते हैं 4 ले लेते हैं। चलो कितनी ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कैसा भी क्वेश्चन हो उसको अच्छे से बना पाओगे। फॉर्मूला क्या होता है, साई W इक्वल टू होता है साई S प्लस साई P होता है। साई W इक्वल टू साई S की वैल्यू डायरेक्टली इसने दे रखी है -30। ए वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये ए वाला है, ठीक है, और ये बी वाला है। प्लस वाटर प्रेशर पोटेंशियल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टीपी के इक्वल होता है, ट्रेडर प्रेशर के इक्वल होता है। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। तो ओवरऑल इसका जो मान आता है वो कितना आ गया, -25 आ गया ए वाले का। ठीक है, बी वाले की बात करते हैं। तो साई W इक्वल टू क्या होता है, -15 इसने साई S ऑलरेडी दे रखा है। ट्रेडर प्रेशर किसके इक्वल होता है, याद रखना प्रेशर पोटेंशियल के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है।
प्लस 10, इसकी वैल्यू कितनी आती है -5, यानी इसमें कितने आ गए -5। अब ध्यान से देखना, अब -5 ज़्यादा है या -25 ज़्यादा है, मैं यहाँ पर वैल्यू विथ साइन की बात कर रहा हूँ। -5 ज़्यादा है कंपेरिजन टू -25, ये बहुत कम हो गया ना -25। तो जो वाटर पोटेंशियल होता है वो हायर टू लोअर की तरफ मूव करता है, जिसके अंदर वाटर के पार्टिकल्स मूव करेंगे। तो जो पानी के अणु होंगे वो ए से बी की तरफ जाएंगे या फिर बी से ए की तरफ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, पानी के अणु जो होते हैं वो बी से ए की तरफ मूव करते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इसके अंदर बी से ए की तरफ मूव करेंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? ओके। इसके साथ साथ कुछ और बातें हम लोग इसके अंदर समझ लेते हैं। ध्यान से देखना, कुछ सेल की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है उनकी बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन दे रखा है। एक ढीली जो कोशिका होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैसिड कोशिका बोलते हैं। एक ढीली कोशिका, एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है, ढीली कोशिका का साइपी कितना होता है। ढीली कोशिका यानी कि फ्लैसिड कोशिका का साइपी कितना होता है, याद रखना। देखो, जो फ्लैसिड सेल होती है उसका जो टीपी होता है वो 0 होता है और साइपी जो होता है वो टीपी के इक्वल होता है। तो साइपी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये कवर हो गया होगा आपका। पॉइंट क्लियर है इतना? ठीक है। उसके बाद दूसरा एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि पौधे के अलावा किस जीव में कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है। तो ये काफी बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा सेल बायोलॉजी के अंदर। लाइक बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, फंगस हो गया, या फिर सम प्रोटोजोन्स वगैरह हो गए। तो इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। इनके अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप के अलावा। ओके, ठीक है। चलिए अब कुछ और बातें हम लोग इसके अंदर जानते हैं जो अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने वाले हैं। 3 केसेस हम लोग लेते हैं क्योंकि हम लोगों को साथ में नोट्स भी कवर अप करना है, नोट्स भी साथ में समझते हुए चलना है। तो पहला जो केस है वो है, याद रखना, वो है फुली टर्जिड सेल, पूर्ण स्फीत कोशिका। स्फीत कोशिका। दूसरा केस हम लोग लेते हैं, दूसरा है फ्लैसिड सेल यानी कि स्थिर कोशिका। स्थल कोशिका जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, स्थल कोशिका यानी फ्लैसिड सेल। और तीसरी सेल जो हम लेते हैं वो लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस यानी कि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका। ओके। पूर्ण स्फीत यानी कि फुली टर्जिड सेल जो होती है, पूरी सेल एकदम फूली हुई है, टर्जिड सेल है अच्छे से, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ओपी जो होता है वो टीपी के इक्वल होता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो टर्जिड प्रेशर के इक्वल होता है। पॉइंट क्लियर हो गया इतना? ओके। मान लो ये कोई सेल है और इसके अंदर ओपी का मान दे रखा है, ओपी का मान दे रखा है 10 पास्कल, ठीक है। सिर्फ इतना ही दे रखा है, ओपी का मान दे रखा है ओनली 10 पास्कल दे रखा है अपन को। और पूछा साई डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी। तो देखो साई डब्ल्यू की वैल्यू निकालते हैं तो इसका पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। साई डब्ल्यू इक्वल टू होता है साई एस प्लस साई पी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, साई एस क्या होता है, सॉलिड पोटेंशियल, और ये किसके इक्वल होता है, याद रखना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है अपन को, 10, यानी कि -10, क्योंकि साई एस जो होता है वो नेगेटिव में होता है, प्लस। अब केस हमको दे रखा है फुली स्फीत कोशिका यानी कि फुली टर्जिड सेल का केस हमको दे रखा है। तो इसके अंदर जो ओपी होता है वो टीपी के इक्वल होता है, यानी ट्रेडर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ट्रेडर प्रेशर किसके इक्वल होता है, याद रखना, प्रेशर पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या वैल्यू निकल के आएगी, साई डब्ल्यू इक्वल टू 0, यानी कि जल विभव का मान 0, जो कि क्या है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम, सर्वाधिक हो गया। स्थल सेल की बात कर लेते हैं, यानी कि फ्लैसिड सेल की बात कर लेते हैं। कोई सेल है, ये फ्लैसिड सेल है, ठीक है। इसके अंदर हमको अगर दे रखा है ऑस्मोटिक प्रेशर, हमको दे रखा है वो है 10 पास्कल दे रखा है अपन को। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है, 10 पास्कल। जैसे ही सेल फ्लैशिड हो जाती है तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, इसमें टीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ट्रेडर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो वॉल के ऊपर कोई प्रेशर लगेगा नहीं, ठीक है। तो ट्रेडर प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो साई डब्ल्यू का फॉर्मूला वही हमको याद रखना, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है साई एस प्लस साई पी। तो साई डब्ल्यू हमको निकालना है तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओपी क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, लेकिन किस में आएगा, ये नेगेटिव में, ठीक है ना, नेगेटिव में आता है, क्योंकि जो सॉलिड पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव में होता है।
प्लस 0, क्योंकि टीपी है ही नहीं, 0 है, तो साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 10 हो गया। साई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो गया। तो हम कह सकते हैं साई डब्ल्यू जो होता है वो किसके इक्वल हो गया, साई एस के इक्वल हो गया, क्योंकि सॉलिड पोटेंशियल का मान भी कितना है, माइनस का 10 ही तो है। सिंपल सी बात है ना। ओके, 2 केस क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, ठीक है। थर्ड केस की बात कर लेते हैं। जीव द्रव्य कुंचित कोई कोशिका है, प्लाज्मोलाइज्ड कोई सेल है, जीव द्रव्य कुंचित कोई कोशिका है, उसके अंदर हमको पूछा है साई डब्ल्यू का वैल्यू। तो देखो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका की खास बात क्या है, उसमें जो ट्रेड प्रेशर होता है वो नेगेटिव होता है। पहला की पॉइंट आपको याद रखना है, ट्रेड प्रेशर क्या होता है, इसमें नेगेटिव होता है। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर मान लो कोई हमारे पास जीव द्रव्य कुंचित कोशिका है जिसमें टीपी की वैल्यू हमको दे रखी है माइनस का 5 और ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू हमको दे रखी है 10 पास्कल, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमको बात करनी है साई डब्ल्यू की। तो वाटर पोटेंशियल क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला बात करें तो वो होता है साई एस प्लस साई पी। ये नेगेटिव में होता है, ये नेगेटिव में होता है, ये पॉजिटिव में होता है। तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साई एस सॉलिड पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है, माइनस का 10, क्योंकि 10 वैल्यू है तो ये नेगेटिव में आएगा, तो माइनस का 10 प्लस टीपी किस में है, माइनस का 5 दे रखा है, माइनस का 5 दे रखा है, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 15 हो गया। यानी इस कंडीशन के अंदर क्या दे रखा है अपन को, जो सॉलिड पोटेंशियल होता है वो वाटर पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। आई होप कि आपको ये तीनों केस अच्छे से कवर हो गए होंगे, क्योंकि आपके नोट्स के अंदर ये तीनों केस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया इसको। तो चलिए एक बार हम लोग एक केस और देख लेते हैं। छोटा सा केस है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं है, जो भी हमारे कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा बिल्ड हो जाएंगे उससे, ठीक है। ध्यान से देखना। मान लो ये कोई सिस्टम है, इसको हमने बीच से सेमी प्रेमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या कर रखा है, इसको सेपरेट कर रखा है, अलग कर रखा है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। इधर सॉल्यूशन ए आएगा और इधर सॉल्यूशन बी आएगा। पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चलना। इसमें सॉल्यूशन ए, इसमें सॉल्यूशन बी है। इसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और ये क्या है, इसके अंदर सॉल्यूट है, ओके। इसके अंदर सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो कुछ ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें जो सॉल्वेंट है वो भी क्या है, वाटर है, और ये क्या इसके अंदर सॉल्यूट है। बाहर से देखने पर हमको पता चल रहा है कि ये तो है हाई कॉन्सेंट्रेटेड और ये है लोअर कॉन्सेंट्रेटेड, पता चल रहा है इतना, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, जो वाटर पोटेंशियल है वो मिनिमम किस में होगा, निम्न किस में होगा, ए वाले में होगा या फिर बी वाले में होगा। तो देखना, जिसके अंदर फ्री एनर्जी कम होगी उसका वाटर पोटेंशियल भी कम होगा, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके अंदर कम है और सॉलिड के पार्टिकल्स थोड़े ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब मैंने कंपैरिजन कर रखा है, वैसे नहीं है, क्योंकि ये तो सॉल्वेंट, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट ही रहेगा, ये सॉल्यूट हमेशा कम ही रहेगा। लेकिन अगर एक ही कंपैरिजन देखें तो इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो पानी के फ्री एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उसके नंबर कम हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जल विभव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बी वाले का जल विभव कम हो गया। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं सॉलिड पोटेंशियल। तो सॉलिड पोटेंशियल किसके अंदर कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी बी के अंदर कम होगा, सॉलिड पोटेंशियल भी, सिंपल सी बात है। थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, बी में कम क्यों होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, कई दफ़ा आपको ये कन्फ्यूजन हो जाता होगा, क्योंकि इसके अंदर वैसे मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा होगा, मान ज़्यादा होगा, लेकिन वो नेगेटिव में ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो सॉलिड ज़्यादा है तो वैसे तो वैल्यू इसकी बढ़ेगी, लेकिन वो नेगेटिव में बढ़ेगी। तो नेगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या हो गया, ये कम हो गया। और भी थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रासरण किस दिशा में होगा, यानी ऑस्मोसिस जो होता है वो किस दिशा में होता है, यानी ए से बी जाएगा या फिर बी से ए आएगा। तो देखो प्रासरण होता क्या है, जल के अणु अधिक सांद्रता से अपने निम्न सांद्रता की तरफ मूव करते हैं, उसको हम लोग प्रासरण बोलते हैं, ठीक है। तो जल का अधिक सांद्रता कहाँ पर है, ए वाले में सांद्रता ज़्यादा है जल की और बी वाले में सांद्रता कम है। तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, वो ए से बी की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, ए से बी की तरफ मूव करेंगे। ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया इतना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किस विलयन का ज़्यादा विलय विभव होता है।
उच्च विलेय विभव होता है। देखो निम्न किसका हो गया, सॉलिड वाटर पोटेंशियल बी वाले का हो गया, तो ज़्यादा किसका हो जाएगा, ए वाले का हो जाएगा। ये क्वेश्चन में क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूँ साम्यता के ऊपर, यानी मान लो ये इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर आ गए, दोनों के दोनों की सांद्रता समान है, उस दौरान जो वाटर पोटेंशियल होता है वो किधर जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा, ठीक है, दोनों में बराबर रहेगा, इक्वल होगा। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं, देखो ध्यान से देखना, दोनों ही कक्ष के अंदर इसकी वैल्यू दे रखी है, यानी कि साई डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है, वो है, देखो मैं इधर लिख रहा हूं, एक जो साई डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है वो है -200 किलो पास्कल, और बी वाले के साई डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है -100 किलो पास्कल। माइनस में है, देखो तो माइनस में है तो वैसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, बी वाले की वैल्यू ज़्यादा है, साई डब्ल्यू, क्योंकि नेगेटिव के अंदर ये कम है ना, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये नेगेटिव में ज़्यादा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो जो जल के अणु होते हैं वो किधर से किधर की तरफ जाएंगे, तो बी से ए की तरफ जाएगा, क्योंकि साई डब्ल्यू हायर टू साई डब्ल्यू लो की तरफ जाते हैं, कौन, वाटर पार्टिकल्स, ठीक है, जल के अणु चले गए। आई होप कि आपको अब ये वाटर पोटेंशियल कंप्लीटली कवर हो गया होगा। तो चलिए रीडिंग लगा लेते हैं अपने एनसीईआरटी की भी। ओके, तो चलते हैं एनसीईआरटी के ऊपर। देखना, जल विभव या फिर जल अंतः शक्ति। पादप जल संबंध की व्याख्या करने के लिए कुछ विशेष मानक शब्दों की समझ या फिर अध्ययन को आसान बना देती है। जल विभव जल की गति या परिवहन को समझाने के लिए इम्पोर्टेंट है। विलेय विभव जो होता है ये भी इसके अंदर आता है, और दूसरा आता है दाब विभव। तो इन तीनों को मिलाकर एक फॉर्मूला बनता है, साई डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, साई एस प्लस साई पी। ये होता है नेगेटिव में, ये नेगेटिव में, ये होता है पॉजिटिव में। ये सारी बातें हम लोगों ने अभी देख ली है। तो साई एस और साई पी जो होता है यही दो मुख्य कारक होते हैं साई डब्ल्यू के। जल के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। वाटर के अंदर जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है, जो कि एक तरह की मुक्त ऊर्जा होती है जो उसको रैंडमली मूव करने देती है। द्रव तथा गैस की अवस्था में वे अनियमित यानी रैंडमली मूव करते रहते हैं। यह गति तीव्र या फिर स्थिर दोनों तरह से हो सकती है। किसी सिस्टम के अंदर यदि अधिक मात्रा में जल हो तो उसमें अधिक गतिज ऊर्जा होगी, या कह सकते हैं सीधा सीधा उसके अंदर जल विभव भी क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वाटर पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होता है। शुद्ध जल के अंदर सबसे ज़्यादा जल विभव होता है, क्योंकि कंप्लीट जो पार्टिकल होते हैं वो वाटर के ही होंगे, और वाटर के पार्टिकल के अंदर क्या होता है, फ्री एनर्जी प्रेजेंट होती है। अगर हम लोग बात करते हैं यदि कोई दो अंतर्विष्ट जल तंत्र संपर्क में हो तो पानी के अणु की अनियमित गति के कारण जल की वास्तविक गति की त्वरित गति किधर से किधर होगी, ज़्यादा गतिज ऊर्जा वाले भाग से कम गतिज ऊर्जा वाले भाग की तरफ होती है। यानी कहे कि वो साई डब्ल्यू जो ज़्यादा होता है वहाँ से साई डब्ल्यू कम की तरफ होते हैं। किसकी गति, पानी की गति। सारी बातें हमने अभी देख ली है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अंदर पानी जो होता है वो उच्च जल विभव वाले अंतर्विष्ट तंत्र से कम जल विभव वाले सिस्टम की तरफ मूव करता है। ओके, पदार्थ की गति की यह प्रक्रिया ऊर्जा की प्रवणता के अनुसार होती है और विसरण कहलाती है, यानी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, लेकिन किसके अंदर है, ये वाटर के अंदर। हायर कॉन्सेंट्रेशन वाटर की जो हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है वहाँ से वाटर की लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं। मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, ठीक है। जल विभव का जो मानक जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, साई बोलते हैं उसको, ठीक है। साई से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरह का त्रिशूल जैसा दिख रहा है अपन इसको हम लोग कौन सी यूनिट के अंदर व्यक्त करते हैं, पास्कल जैसी दाब यूनिट में व्यक्त करते हैं। बात यहाँ पर देखो हम लोग एनर्जी की करते हैं, ठीक है, और इसका जो मापन होता है वो पास्कल जैसी दाब इकाई के अंदर यूज करते हैं। परंपरा के अनुसार शुद्ध जल के जल विभव को एक मानक ताप पर, याद रखना, मानक ताप पर जो किसी भी दाब में नहीं है, यानी टेम्परेचर यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड ले रखा है, उसके अंदर इसका जो वैल्यू आता है वो 0 मान रखा है, 0 मान रखा है, और 0 वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। यदि कुछ विलेय शुद्ध जल में घोल देते हैं तो उसके अंदर जो मुक्त ऊर्जा होगी पानी की वो कम हो जाती है, क्योंकि विलेय पार्टिकल्स में जैसे ऐड करेंगे शुद्ध जल में तो शुद्ध जल की मात्रा कम होने लगती है कंपैरिजन करेंगे तो, और उसके अंदर जो फ्री एनर्जी होती है शुद्ध जल के अंदर वो भी कम हो जाती है, यानी जल की सांद्रता क्या हो जाएगी, वहाँ पर घटने लग जाती है। जल विभव भी क्या हो जाएगा, कम होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखते हो क्योंकि नेगेटिव में बढ़ेगा तो वैसे तो वो नेगेटिव में बढ़ रहा है लेकिन उसका मान कम हो रहा है। इसलिए सभी विलियन के अंदर, याद रखना इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लेना इसको, सभी विलियनों में शुद्ध जल की अपेक्षा जल विभव हमेशा कम होता है, क्योंकि सॉल्यूशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई ना कोई सॉल्वेंट ऐड होगा ही होगा, जो कि इसके वाटर पोटेंशियल को कम कर देता है।
इस निम्नता का परिणाम जो होता है एक विलेय के द्रवीकरण के कारण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय विभव बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग साई एस से, जो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। जब विलेय के अणु यानी सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं जब वो अधिक हो जाते हैं तो साई एस क्या हो जाएगा, और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब पर विलेय या फिर घोल का जो जल विभव होता है वो साई एस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय विभव बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। यदि घोल या शुद्ध जल पर वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव डाला जाए तो उसका जल विभव भी बढ़ जाता है। जैसे मैंने कहा था, प्रेशर ज़्यादा आप इंक्रीज करोगे तो जो वाटर पोटेंशियल होता है वो भी इंक्रीज होता है। यह एक जगह से दूसरी जगह पानी को पंप करने के बराबरी होता है। ठीक है। क्या आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर के किस तंत्र में दाब निर्मित होता है? जैसे हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वहाँ पर हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, आर्टरी के अंदर। जब विसरण के कारण, जब डिफ्यूजन के कारण पौधे की कोशिका में जल प्रवेश करता है तो वह कोशिका भित्ति की ओर बढ़ा देता है और कोशिका को क्या कर देता है, टर्जिट कर देता है, उसको फुला देता है। यानी ये कोई सेल है, इसके जैसे पानी अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर क्या करेगा, ये प्रेशर क्रिएट करता है। ये प्रेशर किधर की ओर मूव करेगा, ये उसकी सेल वॉल की तरफ मूव करता है। यानी ये क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, कोशिका क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी फूल जाती है। यह दाब विभव को बढ़ा देती है। ओके, दाब विभव जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। जैसे हमने बात कर ली थी, इसके अंदर यही पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों के जो साइन होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। हालांकि पौधे में नकारात्मक विभव यानी जो नेगेटिव पोटेंशियल होता है या फिर जाइलम के जल खंड में तनाव एक तने में जल के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखना इस चीज़ को। प्लांट के अंदर जो नेगेटिव प्रेशर होता है वाटर पोटेंशियल का या फिर जाइलम के जो भी पार्ट के अंदर टेंशन क्रिएट होता है, तनाव जो पैदा होता है, वो जल के परिवहन के अंदर महत्वपूर्ण होता है। जल विभव को हम लोग साई पी से रिप्रेजेंट करते हैं, साई पी से हम लोग दर्शाते हैं। और कोशिका का जल विभव विलेय और दाब विभव तीनों से ही प्रभावित होते हैं। जैसे इनका संबंध दे रखा है, जो कि यहाँ पर साई एस की जगह आपको करना है साई डब्ल्यू। ठीक है, ये क्या आ जाएगा इसका, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये क्या फंडा है, क्या नहीं है वाटर पोटेंशियल। आज के बाद आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए वाटर पोटेंशियल के अंदर। एनसीईआरटी भी हम लोगों ने कवर कर लिए। अब बात करेंगे हम लोग इसके अंदर ऑस्मोसिस यानी कि प्रासरण की हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे इसके अंदर ऑस्मोसिस की। तो जैसे हमारा जो क्राइटेरिया रहने वाला है समझने का, पहले हम इसको ब्लैक पेंच के ऊपर अच्छे से कवर अप करेंगे, सबको समझेंगे और उसके बाद हम लोग इसके एनसीईआरटी को रीडिंग लगाएंगे। प्रासरण की बात करेंगे, परासरण, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। प्रासरण को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसकी जो खोजकर्ता थी वो अर्नोलेट ने की थी। इतना कुछ खास है नहीं है, जो इसका कंप्लीटली विवरण था वो ट्रूबल नामक साइंटिस्ट ने किया था, तो ये कुछ खास नहीं है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, प्रासरण एक्चुअली है क्या। याद रखना, विलायक का सॉल्वेंट की बात कर रहा है ये। विलायक का अधिक सांद्रता से विलायक का कम सांद्रता की तरफ मूव करना ही क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। और ये किसके थ्रू होता है, याद रखना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। सेमी परमिएबल ये मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली से होता है। पॉइंट क्लियर हो गया, विलायक का अधिक सांद्रता से। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है उसको थोड़ा सा और हम लोग अच्छे से समझते हैं। याद रखना, ये मान लो बीच के अंदर इसके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, इसके अंदर भरा हुआ है, मान लो विलायक है पानी, सपोज करना, और विलेय इसके अंदर मान लो NaCl है। ये है विलायक है, इसके अंदर पानी है, और विलेय इसके अंदर क्या है, NaCl है। ये दो बीकर है। अब वाटर की बात करता हूँ, सपोज करना मैंने यहाँ पर पानी लिया 100 ml लिया पानी, और जो NaCl है वो ले रखा है मैंने, इसमें 2% NaCl मिला रखा है। इसके अंदर पानी की मात्रा तो है 100 ml, और जो NaCl है वो मान लो 10% हमने इसके अंदर ऐड करके रखा है। पॉइंट क्लियर हो गया इतना? ठीक है, यानी कि इसके अंदर ये तो हो गए सॉल्यूट और इसके अंदर ये हो गए सॉल्यूट, क्योंकि इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है। ध्यान से समझना, डेफिनेशन अच्छे से कवर अप करना। दो तरह की परिभाषा बनती है इसके अंदर, दोनों को हम लोग कवर करेंगे। पहली परिभाषा क्या होती है, विलायक का यानी सॉल्वेंट अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूव करना, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ध्यान से देखना, अगर कंपैरिजन करें दोनों के अंदर तो सॉल्वेंट यानी पानी की मात्रा किधर ज़्यादा है। मान लो ये ए वाला है, ये बी वाला है, तो ए के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपैरिजन करें बी से तो ए से बी की तरफ पानी मूव करेगा इस मेम्ब्रेन के थ्रू। क्लियर है पॉइंट? पहले डेफिनेशन क्लियर होगी। दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पर विलयन की बात करेंगे। अब विलायक के तौर पे तो बात कर ली थी, विलायक की अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ मूव कर रहा है पानी। अब बात करते हैं विलयन की। तो देखो यहाँ पर देखो विलय कम है तो विलयन कैसा हो गया, विलयन यहाँ पर हो गया तनु यानी डाइल्यूट हो गया। और यहाँ पर जो विलयन है वो कैसा हो गया, सांद्र है। विलयन कैसा यहाँ पर, सांद्र है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो विलयन की बात करते हैं, तनु विलयन से सांद्र की तरफ मूव करना। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से। तनु विलयन से याद रखना सांद्र विलयन की तरफ पानी का मूव करना, ये दूसरी परिभाषा होगी। विलयन के तौर पे देखें तो तनु से सांद्र हो गया ना, क्योंकि इसमें देखो सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा है, विलय इसके अंदर ज़्यादा है, तो ये सांद्र हो गया। ये विलयन कैसा हो गया, सांद्र हो गया। ये विलयन कैसा है, डाइल्यूट है। ये कॉन्सेंट्रेटेड विलयन है। तो क्लियर हो गया पॉइंट अच्छे से। दोनों डेफिनेशन हम लोगों ने अच्छे से कवर अप कर ली है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, वो भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। जैसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, प्रासरण के प्रकार। तो प्रासरण के प्रकार की बात करें तो पहला आता है इसके अंदर एंडोस्मोसिस। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रासरण। अंतः प्रासरण इसका मतलब क्या होता है, समझना। मान लो कोई पादप कोशिका है, ठीक है, मान लो ये कोई पादप कोशिका है और इसको हमने डाल दिया हाइपोटोनिक विलयन के अंदर। हाइपोटोनिक विलयन यानी सॉल्यूशन। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि जिसकी जो कंसंट्रेशन होती है, जिसकी जो सांद्रता होती है, जिसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कम हो। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर कम होता है। यानी इसके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो विलय के अणु होते हैं, वो कम होते हैं हाइपोटोनिक के अंदर, ऐसे मान लो आप। तो इसकी ओपी कम रहती है। अब इसको हमने डाल दिया, इस कोशिका को डाल दिया इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कंपैरिजन के अंदर ज़्यादा हो जाएगा। यानी इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कम है, क्योंकि ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और इसके अंदर क्या है, इसका ओपी ज़्यादा है। तो पानी क्या करेगा, कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ पानी मूव करता है, अधिक ओपी तक पानी मूव करता है। तो यहाँ से जो वाटर होते हैं वो इस कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्मोसिस, ठीक है, अंतः प्रासरण। जस्ट इसका अगर अपोजिट हो जाए, जैसे मैं आपको बताता हूँ फिर से। अपोजिट होने का मतलब क्या हो गया, अब इस पादप कोशिका को मैंने डाला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। ये पादप कोशिका है, इसको हमने डाल दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, जिसका ओपी क्या है, ज़्यादा है। तो पानी क्या करेगा, अंदर वाले का जो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसका ओपी क्या हो गया, कम है। तो पानी क्या करेगा, लोअर से हाई की तरफ जाएगा, यानी कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ पानी मूव करेगा। तो पानी का मूवमेंट किधर होगा, बाहर की तरफ। किधर हो रहा है, बाहर की तरफ हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्जोस्मोसिस, ठीक है, बाह्य प्रासरण बोलते हैं, एक्जोस्मोसिस हम इसको बोलते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो दोनों आपने टाइप समझ गए होंगे आप दोनों। एक होता है एक्जोस्मोसिस, एक होता है एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस कब होता है, जब पानी अंदर मूव करता है, कोशिका के अंदर जाता है। कब अंदर जाएगा, जब बाहर ओपी कम होगा। तो कम ओपी से पानी का मूवमेंट होता है अधिक ओपी की तरफ, ठीक है। एक्जोस्मोसिस जो होता है वो होता है बाहर निकलना पानी का। तो बाहर कम निकलेगा जब कोशिका के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा, और बाहर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो कम से ज़्यादा की तरफ पानी मूव करता है। ये दोनों टाइप आपको कवर हो गए होंगे, ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन के भी कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर विलयन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे आपने पहले भी सुना होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक।
आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, कोई सिस्टम है जिसके अंदर हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है और दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ए और बी का वो क्या है, इक्वल है। उससे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अंदर हाइपोटोनिक की बात कर लेते हैं। हाइपोटोनिक देखना, कोई भी सॉल्यूशन यानी कि इस प्रकार का सॉल्यूशन जिसमें प्रासरण दाब का मान उसमें रखी कोई कोशिका, ये कोई कोशिका है, उसमें रखी कोई कोशिका के प्रासरण दाब से कम होता है, यानी इसके अंदर प्रासरण दाब का मान इसमें रखी कोई कोशिका के प्रासरण दाब से क्या होता है, कम होता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम कोई कोशिका को रखते हैं तो पानी किधर मूव करता है, अंदर के साइड, क्योंकि कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ। हाइपरटोनिक की बात करते हैं तो ऐसा विलयन जिसमें रखी कोशिका का प्रासरण दाब, विलयन के अंदर जो प्राशन दाब होता है, यानी क्योंकि कंपैरिजन किया जाता है इनके अंदर, विलयन का जो प्राशन दाब होता है वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन के अंदर, इस कोशिका के साइटोप्लाज्म होता है उसके कंपैरिजन के अंदर। तो इस कोशिका का ओपी तो क्या हो जाएगा, कम हो गया, और इस विलयन का ओपी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओपी ज़्यादा होने का मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन के अंदर कौन सा टाइप हमको देखने को मिलेगा ऑस्मोसिस का, तो याद रखना वो होता है एक्जोस्मोसिस। क्या होगा वो, एक्जोस्मोसिस, क्योंकि पानी कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ मूव करता है, बाहर आता है। यहाँ पर सारे पॉइंट आई होप कि आप लोगों को कवर हो गए होंगे। तो चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ और एनसीईआरटी को हम लोग रीडिंग लगाते हैं। पौधे की कोशिका जो होती है वो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति से घिरी रहती है, यानी कोशिका झिल्ली होती है वो उसके बाहर क्या होती है, सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है। यह कोशिका भित्ति जल एवं विलयन में पदार्थों के लिए मुक्त रूप से पारगम्य होता है, क्योंकि कोशिका भित्ति जो होती है वो परमिएबल होती है, कंप्लीटली परमिएबल होती है, वो किसी भी कंपोनेंट को रोकती नहीं है। कोशिका भित्ति जो कि निर्जीव होती है, यह परिवहन या गति के लिए बाधक नहीं होती। ऑब्वियस सी बात है, एक पौधे की कोशिकाओं में प्राय एक रसदानी होती है, केंद्रीय रसदानी, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होती है वो लार्ज होती है, बड़ी वैक्यूल होती है इनके अंदर, और बड़ी वैक्यूल होने के कारण ही प्लांट की जो कोशिकाएं होती है उनका केंद्रक साइड में यानी परिधि की तरफ चला जाता है। इसका रसदान युक्त रस जो होता है, यानी इसका जो वैक्यूल का जो सेप होता है यानी रस जो होता है वो कोशिका के विलय विभव में भागीदारी निभाता है। ऑब्वियस सी बात है, विलय विभव किसके इक्वल होता है, यानी सॉलिड पोटेंस किसके इक्वल होता है, ओपी के इक्वल होता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तथा रसदानी की झिल्ली, रसदानी की झिल्ली का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं इसके अंदर एक चीज़ और बताऊंगा। टोनोप्लास्ट जो होता है वो सबसे पतली झिल्ली होती है, इंपॉर्टेंट कर लेना। टोनोप्लास्ट जो होती है रसदानी की वो सबसे पतली यानी थिनेस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है। बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं इसकी, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो एक ही होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उसके अलावा जितनी भी मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं। टोनोप्लास्ट जो होता है वो सबसे पतली होती है। दोनों एक साथ कोशिका के भीतर एवं बाहर अणुओं की गति निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि टोनोप्लास्ट हो या फिर कोशिका झिल्ली हो, दोनों ही क्या होते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल होती हैं। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल ये होती हैं। प्राशन जो होता है वो विशेष रूप से एक विभेदक यानी कि अर्ध या फिर पारगम्य झिल्ली के आर पार जल के विसरण के लिए संदर्भित किया जाता है। कहने का मतलब होता है प्राशन क्या होता है, ये पानी के अणुओं को एक मेम्ब्रेन के द्वारा यानी कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं उसके द्वारा अंदर जाने या फिर ना जाने को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया इतना। प्राशन स्वतः ही एक प्रेरित बल की अनुक्रिया से पैदा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दाब प्रवणता, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग सांद्र प्रवणता बोलते हैं। तो सांद्रता प्रवणता के ऊपर ये निर्भर करता है। जल अपने उच्च रासायनिक विभव यानी कि सांद्रता से निम्न रासायनिक विभव यानी कि सांद्रता की तरफ विस्तृत होते हैं। यानी मान लो जिधर ज़्यादा है जल, यानी ये कोई बीकर है, इसके अंदर जो जल है वो है ज़्यादा और इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो कम है। ठीक है, और इसमें सॉलिड पार्टिकल्स भरे हुए हैं, यानी इसमें जल है वो कम है। तो हायर वाटर से लोअर वाटर की तरफ ये मूव करता है पानी के अणु, यानी जिधर पानी ज़्यादा है, पानी की सांद्रता जिधर ज़्यादा है उधर से कम सांद्रता की तरफ पानी मूव करता है। जब तक ये साम्यता ना आए, यानी जब तक दोनों के अंदर क्या ना आए, इक्विलिब्रियम स्टेज ना आए। साम्यता पर दोनों कक्षों का जल विभव एक समान होता है, तो पानी ना तो इधर जाएगा ना ही उधर आएगा। आपने विद्यालय में पहले चरण के अंदर ये कुछ बातें दे रखी है जो आपको रीड आउट कर लेनी है भाई। चलिए, इसकी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। ये क्वेश्चन सारा हम लोगों ने वाटर पोटेंशियल के साथ में ही देख लिया था। देखो, ये ए है और ये बी है। इन दोनों को देखने पर क्या क्या लग रहा है पहले वो देख लेते हैं। इधर देखिए तो जल के अणु ज़्यादा है और इधर देखिए तो जल के अणु कम है। जल के अणु ज़्यादा होने का मतलब ये विलयन कैसा है, तनु है, ये विलयन कैसा है, सांद्र है।
तो ये पॉइंट हमको पहले क्लियर कर लेने हैं। किस कक्ष के घोल में निम्नतम जल विभव होता है? जल विभव कम किस में होगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें जल के अणु कम होंगे, क्योंकि फ्री एनर्जी जिसमें कम हो जाएगी, जल विभव भी कम हो जाएगा, तो बी वाले का जल विभव कम होता है। किस कक्ष के घोल में निम्नतर विलय विभव होता है? तो वैसे तो बी वाले में इसके मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा होगा, लेकिन जो सॉलिड पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव में होता है, याद रखना। तो विलय विभव किस में ज़्यादा हो जाएगा? कम। याद रखना निम्नतम किस में आ जाएगा? बी वाले में विलय विभव कम आ जाएगा। किस विलयन का उच्च विलय विभव या फिर ऐसे बात करिए विलय विभव उच्च किस में होगा? तो ए वाले में उच्च हो गया, ठीक है। साम्यता के समय किसके अंदर जल विभव निम्नतम होता है? दोनों में बराबर होता है, बराबर। साम्यता के समय किस कक्ष में जल विभव निम्नतम होगा? दोनों में इक्वल होता है साम्यता के अकॉर्डिंग। तो एक कक्ष का सही दे रखा है -2000, इसका दे रखा है मान लो ए वाले का -2000, इसका दे रखा है -1000। वहाँ पर हमने 100 लिया था, यहाँ पर 1000 दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब पूछा है कि पानी किधर से किधर जाएगा, ये ऐसा पूछा है किस कक्ष में उच्चतर साई होगा, यानी कि जो वाटर पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा किस में होगा। तो देखो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा किस में होता है, ध्यान से देखना। इसकी देखो वैल्यू जो है वो 1000 है, इसकी वैल्यू 2000 है, लेकिन ये नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में है, तो दोनों ही नेगेटिव के अंदर है। तो सबसे ज़्यादा बात करें तो नेगेटिव में कम किसका है? इसका कम है नेगेटिव में, तो वैसे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर ज़्यादा होगी। तो बी वाले की क्या होगी? ज़्यादा हो गई है। ए वाला नेगेटिव में ज़्यादा है तो और ज़्यादा कम हो गया ये, ठीक है ना। इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में हमको बता रखा है कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती है उसके बारे में भी, लेकिन आप लोगों को पता होगा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। जब अपोजिट हम लोग प्रेशर लगाते हैं तो वापस से वाटर के मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं विपरीत प्रासरण बोलते हैं। लास्ट में एक लाइन दे रखी है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, संख्यात्मक आधार पर प्रासरण दाब प्रासरण विभव के बराबर होता है। संख्यात्मक आधार पर सॉलिड पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर तो पॉजिटिव होता है, लेकिन प्रासरण विभव क्या होता है? ऑलवेज नेगेटिव होता है। लेकिन जब संकेत विपरीत होता है, लेकिन इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है? विपरीत होता है, यानी कि प्रासरण दाब होता है वो तो पॉजिटिव सकारात्मक, जबकि प्रासरण विभव यानी सॉलिड पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है। ये बातें हमने ऑलरेडी पहले कर ली थी। ओके, जीव द्रव्य कुंचन, तो यही हम लोग वापस से पढ़ेंगे, वही हमारा फिनोमेना रहेगा। पहले हम इस जीव द्रव्य कुंचन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके एनसीईआरटी का रीडिंग लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीव द्रव्य कुंचन। ब्लैक पेंच के ऊपर पहले हम उसको कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो बात करते हैं हम लोग अभी प्लाज्मोलाइसिस की। हेडिंग डालो प्लाज्मोलाइसिस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझोगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा, कुछ खास इसमें है नहीं है। मान लो कोई पादप कोशिका है, ये कोई पादप कोशिका है और मैंने इस पादप कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन के अंदर डाल रखा है। हाइपरटोनिक अति प्रासरणी विलयन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मैंने इसको डाल रखा है। इसके अंदर वैक्यूल्स वगैरह है, ठीक है। ओके, जैसे मैंने इसको अति प्रासरणी विलयन के अंदर डाला तो इसमें 3 चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला, प्लाज्मोलाइसिस की 3 स्टेप होती है, वो तीनों स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से देखना, ध्यान से देखना कौन कौन सी होती है। पहली स्टेप होती है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। पहली स्टेप कौन सी होती है? लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस। ये जो लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस होते हैं, इसके अंदर कुछ खास पता नहीं चलता प्लाज्मोलाइसिस का, लेकिन हाँ सेल का जो आकार होता है, कोशिका का जो आकार होता है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, बस यही होता है लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस के अंदर। दूसरी स्टेप जो होती है प्लाज्मोलाइसिस की, उसको हम लोग बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। जीवद्रव्य कुंचन इसी अवस्था में दिखाई देने लगता है, और इस अवस्था के दौरान क्या होता है, कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है वो कोशिका भित्ति से किनारे से हटने लग जाता है। इसे कोशिका भित्ति से किनारे से ये हटने लग जाता है। यानी इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस जो होता है, यही होता है, इसी के द्वारा ही हम लोग किसी कोशिका के प्रासरण दाब का अनुमान लगा सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस किनारे से जो जीव द्रव्य होता है वो हटने लग जाता है। थर्ड बात करते हैं, इसके अंदर लास्ट स्टेज आती है, उसको बोलते हैं हम लोग एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। एविडेंट
प्लाज्मोलाइसिस। इसमें क्या होता है, जो जीव द्रव्य होता है ये कंप्लीटली कोशिका के अंदर संकुचित हो जाता है, यानी सेंटर में आ जाता है। कंप्लीटली कहाँ पे आ जाएगा, जीव द्रव्य सेंटर के अंदर आ जाएगा, इस तरह से सेंटर में आ गया, ठीक है। और इसके बीच बीच में कुछ फ्लूइड भरा रहता है, कुछ सॉल्यूशन भरा रहता है। ये सॉल्यूशन कुछ और नहीं है, ये सॉल्यूशन कौन सा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ही होता है। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। यही फंडा है इसके अंदर, प्लाज्मोलाइसिस के अंदर कुछ खास ये है नहीं है। ध्यान से देखना, जैसे हम लोग इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, किसी कोशिका को, पादप कोशिका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो इसका जो पानी होगा वो तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, ओपी कम है और हाइपरटोनिक का ओपी क्या हो गया, ज़्यादा है। तो लोअर से हाई की तरफ क्या जाएगा, पानी के पार्टिकल्स जाते हैं, पानी के मॉलिक्यूल जाते हैं, तो इसके अंदर से पानी बाहर निकलेगा। पहली स्टेज के अंदर तो कुछ खास पता नहीं चलता, हालांकि केवल इसके अंदर आकार में कमी आती है। दूसरी स्टेप के अंदर ये जो कोशिका द्रव होता है, जीव द्रव जो होता है, वो किनारों से हटना स्टार्ट हो जाता है। और थर्ड के अंदर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ये सेंटर में आ जाता है। तो इसके बीच में जो फ्लूइड भरता है वो कौन सा भरेगा, ये हाइपरटोनिक वाला सॉल्यूशन ही भरता है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये कि जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में कोशिका भित्ति, कोशिका ये कोशिका भित्ति है, एवं संकुचित जीव द्रव्य, कोशिका भित्ति के अंदर जो संकुचित जीव द्रव्य होता है, इनके बीच में कौन सा विलयन भरा रहता है। संकुचित जीव द्रव्य इनके बीच में कौन सा विलयन भरा रहता है, तो याद रखें इनके बीच में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ही होता है। पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका क्या क्या सिग्निफिकेशन है, क्या क्या काम आता है प्लाज्मोलाइसिस। तो पहला याद रखना, जीवित व मृत कोशिका का पता लगाना, पहला की पॉइंट याद रखना, जीवित व मृत कोशिका का पता लगाना। दूसरा जो पॉइंट है वो याद रखना, इस क्रिया के कारण क्या करते हैं, यानी कि जैसे हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसी को डाल देते हैं, यानी मान लो कोशिका डली, कोशिका की जगह मान लो कोई जीवाणु वगैरह डल गया, कोई और रोग कारक हम लोग ले लेते हैं, तो वो इसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस के कारण मर जाते हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। इसलिए तो हम लोग जो अचार मुरब्बा होता है वो हमारा काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो विलियन उसका जो टाइप होता है वो हाइपरटोनिक टाइप का हो जाता है। थर्ड बात करते हैं, इसका जो काम होता है वो खरपतवार वगैरह जो होते हैं उनको कंट्रोल करने में भी करते हैं हम लोग। ओके, एक चीज़ आता है डी प्लाज्मोलाइसिस, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस तो समझ में आ गया होगा, अब बात करते हैं इसके अंदर डी प्लाज्मोलाइसिस की बात कर लेते हैं। देखो डी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें हमने क्या किया था, जैसे कि मान लो ये प्लाज्मोलाइसिस हो गई, ये कोई कोशिका है और ये प्लाज्मोलाइसिस कोशिका है, यानी कि ये संकुचित कोशिका है, और इसकी जो कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य के बीच में भरा हुआ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस कोशिका को मैंने क्या कर दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया। कौन सा सॉल्यूशन है ये, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, यानी ये कोशिका है और ये इसका जीवद्रव्य है, इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर इसका ओपी क्या होता है, कम होता है, और इसके अंदर ओपी क्या है, ज़्यादा है। तो अब क्या हो जाएगा, ओपी कम है तो पानी के जो अणु होते हैं वो अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, अंदर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, जो कोशिका फ्लैसिड हुई थी, जो कोशिका संकुचित हुई थी, वो कोशिका वापस से क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, यानी कि वापस से अपनी नॉर्मल जो शेप होती है उसके अंदर आ जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस के अंदर तो आपको कोशिका को किस में डालना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, और डी प्लाज्मोलाइसिस के अंदर कोशिका को किस में डालना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलते हैं अब अपनी रीडिंग लगाते हैं एनसीईआरटी को। ओके, ध्यान से देखना। जीवद्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस, पादप कोशिका या फिर उत्तक में जल की गति के प्रति व्यवहार करना उसके आसपास के घोल पर निर्भर करता है, यानी कि जो कोशिका होती है वो कहाँ पर कौन से विलयन के अंदर डाली गई है उस पर भी ये डिपेंड करती है। यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव के प्रासरण दाब को संतुलित करता है उसको तो बोलते हैं संप्रासरणी, यानी इसका ओपी और इसका ओपी दोनों इक्वल होगा, वो तो हो गया संप्रासरणी। यदि बाहरी विलयन कोशिका द्रव की तुलना में तनु है, यानी कि इसका ओपी क्या है, कम है, तो ये क्या हो गया, अल्प प्रासरणी। और यदि बाहरी घोल का जो विलयन होता है वो बहुत अधिक सांद्रता युक्त है, यानी इसका ओपी क्या हो गया, ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, हाइपरटोनिक। तीनों का हमने पहले देख लिया था। ओके, कोशिका अल्प रासायनिक घोल में फूलती है और अति रासायनिक के अंदर सिकुड़ जाती है। ये हमें अभी अपन लोगों ने देखा था प्लाज्मोलाइसिस के अंदर। ठीक है, जीवद्रव्य कुंचन
तब होता है जब कोशिका से पानी बाहर गति करता है और पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। यह कब होता है? यह तब होता है जब कोशिका या उत्तक को अति प्रासरणी घोल में डाला जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम इसको डालते हैं। उससे क्या होगा? देखो ये कोई कोशिका है और ये कोशिका को हमने इस सॉल्यूशन में डाल रखा है और ये है ओपी इसका ज़्यादा क्योंकि ये हाइपरटोनिक है, और इसका ओपी क्या है? कम है क्योंकि ये हाइपोटोनिक हो गया। इसके कंपैरिजन के अंदर ऑब्वियस सी बात है, इसका ज़्यादा है तो इसका कम ही रहेगा। उस कंडीशन में क्या होता है? पानी का जो मोमेंट होता है किधर जाएगा? वो कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ, यानी ये अब कोशिका द्रव इसका क्या हो जाएगा? सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। जीव द्रव्य क्या हो जाएगा? इसका सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले जीव द्रव्य से पानी बाहर आता है, फिर रसदानी से आएगा, यानी पहले जो होता है साइटोप्लाज्म जो होता है वहाँ का पानी बाहर आता है, उसके बाद में रसदानी का पानी बाहर आता है। जब कोशिका से विसरण द्वारा पानी निकलकर बाह्य कोशिका द्रव्य में जाता है तब जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। ऑब्वियस बात है, जैसे मैंने 3 स्टेप में आपको बताया था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। जल का परिवहन झिल्ली के आर पार उच्च जल विभव क्षेत्र से निम्न जल विभव क्षेत्र की तरफ होता है। ध्यान से देखना, वाटर पोटेंशियल कहाँ पर ज़्यादा होता है? जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। ये है हाइपरटोनिक और ये हो गया हाइपोटोनिक। इसका ओपी कम है, तो ओपी कम होने का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है, यानी कह सकते हैं इसके अंदर साई डब्ल्यू क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इसका साई डब्ल्यू क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि इसमें हाइपरटोनिक है, पानी की मात्रा कम है, तो पानी ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है। ठीक है, ज़्यादा जल विभव से कम जल विभव की तरफ पानी मूव करता है। ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो गई। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका में कोशिका भित्ति व संकुचित जीव द्रव्य के बीच कौन भरा रहता है? तो याद रखना हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा? ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जब कोशिका या उत्तक को समप्रासरणी घोल में डालते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो जल का कुल प्रभाव अंदर या बाहर की ओर नहीं होता है। सिंपल सी बात है, यानी वो इक्वल रहता है, इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर रहता है, कहीं पर भी पानी का मूवमेंट वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यदि बाह्य गोल जीव द्रव्य के समप्रासरणी दबाव को संतुलित करता है तो इसे हम लोग बोलते हैं समप्रासरणी। कोशिकाओं में जब जल अंदर और बाहर समान रूप से प्रवाहित होता है तो कोशिका साम्यावस्था में कही जाती है, तो उस टाइम उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैसिड बोलते हैं। ठीक है, ढीला। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके अंदर जीव द्रव्य कुंचित की प्रक्रिया प्राय प्रतिवृत्ति होती है जब कोशिका को अल्प प्रासरणी, याद रखना, जब कोशिका को अल्प प्रासरणी घोल जिसका अंदर क्या रहेगा? उच्च जल विभव होगा, ऑब्वियस सी बात है, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी उसके अंदर, विलयन में रखा जाता है तो कोशिका में जल विसरित होता है, यानी वापस अब कोशिका के अंदर जाएगा और जीव द्रव्य की भित्ति के विरुद्ध दबाव बनने का कारण बनता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फीति दाब, यानी कि क्या बोलते हैं उसको हम लोग? टर्जिट प्रेशर बोलते हैं, टीपी बोलते हैं, टीपी बोलते हैं। पानी घुसने के कारण जीव द्रव्य द्वारा प्रकट किए गए कठोर भित्ति के विपरीत दाब को क्या बोलते हैं हम लोग? दाब विभव बोलते हैं। ठीक है, इसको साइपी से रिप्रेजेंट करते हैं, दाब विभव, साइपी आएगा यहाँ पर। कोशिका भित्ति दृढ़ता के कारण कोशिका नहीं फटती, अदरवाइज वो फट जाती है। अगर बात करें हम लोग आरबीसी को डालें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर तो ये फट जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कोशिका भित्ति नहीं होती। लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो कि दृढ़ होती है, उसके कारण वो फटती नहीं है कोशिका। स्फीति दाब अंततः कोशिकाओं के विस्तार एवं फैलाव के लिए उत्तरदायी होता है। एक ढीली कोशिका का साइपी क्या होगा? पौधे के अलावा किस जीव में कोशिका भित्ति होती है? ये बातें हमने कर ली थी, और ढीली कोशिका साइपी की बातें भी हम लोगों ने कर ली थी। ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। तो ये थोड़ा डायग्राम देखते हैं ध्यान। पादप कोशिका का जीव द्रव्य कुंचन, ध्यान से देखना। ये जीव द्रव्य कुंचित कोशिका है जिसमें क्या होता है? पानी बाहर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या है? हाइपरटोनिक है, और इसके अंदर दोनों के अंदर इक्वल है, मतलब कि ये किसके अंदर है? आइसोटोनिक के अंदर है। और यहाँ पर पानी अंदर आ रहा है, यानी अब ये कोशिका किसके अंदर डूबी हुई है? हाइपोटोनिक के अंदर, जिसका ओपी कम होता है। बोलो, पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है।